सभी साथियों को जय हिंद। स्टैटिक जीके के 9वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 8 क्लास में हमने इम्पॉर्टेंट नोट्स को पढ़ाया, लेकिन आज से 9वें एपिसोड से क्लासेज में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। पहले टॉप मोस्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट्स को कवर करेंगे। आपको बता दूं कि कौशिक जीएस एकेडमी पर डेली स्टैटिक जीके का क्लासेज होता है, जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। क्योंकि आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, काफ़ी टाइम हो गया होता है, एक साथ आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता है। इसी को देखते हुए, आपके सभी नज़दीक के एग्ज़ाम को देखते हुए यह क्लास लाया गया है, जिससे कि आपको डेली उस तरह के प्रश्नों का सामना हो, जिससे कि आपका हर सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस टीम के खिलाफ बनाया? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले और अब तक केवल एक क्रिकेटर बने हैं। ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए मास्टर ब्लास्टर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में आखिरी बार जादुई 3 अंकों के अंक तक पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता, तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन है रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, कपिल देव। आपका आंसर हो जाएगा कपिल देव। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद जो पुस्तक है बहुत ही फेमस, उसे किसने लिखा? ऑप्शन है मीराबाई, जयदेव, सूरदास और रसखान। तो गीत गोविंद को लिखा जयदेव ने। किसने लिखा? जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न है, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त। थोड़ा टाइपिंग गलत है, मैथिली शरण गुप्त। तो रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास है। चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, यानी चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित रश्मि रथी, इन्हें रश्मि रथी के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1972 में। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती के लिए 1922 में, और जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यापक रूप से उद्धृत किया गया था, को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। यानी रामधारी सिंह दिनकर को भारत का क्या कहा जाता है? राष्ट्रकवि कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारा आपको अलग से नॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अप्रैल, 4 जून, 24 अप्रैल, 3 मई। आपका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहा गया है
कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में पहला पंचायती राज दिवस मनाया था। यानी सबसे पहली बार कब से स्टार्ट हुआ था? 2010 से स्टार्ट हुआ था पंचायती राज दिवस मनाना। मनाया कब जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 28 फरवरी, 20 जनवरी, 19 फरवरी। आपका आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो साइंटिस्ट थे रमन प्रभाव की खोज के लिए, सीवी रमन के किस में मनाया जाता है? तो उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को सर रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2001 उत्सव का विषय भविष्य का शिक्षा, कौशल और कार्य का प्रभाव है। यानी उन्होंने 28 फरवरी 1928 को सर रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या होता है? मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक थे? ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा और रविशंकर। बताइए कौन थे बांसुरी वादक? तो आपका आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी, एक भारतीय बांस की बांसुरी क्या करते हैं? बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट, एसिटोबुलेरिया, एसिटोबैक्टर और अमीबा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो, जेल बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। बताइए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। इसका हम डिटेल देखते हैं। निकोलस कोपरनिकस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह तथ्य उद्घाटित किया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करती है तथा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि इसके पूर्व तक पृथ्वी को ही समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु माना जाता था। सौर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की खोज का श्रेय केपलर को दिया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य को सौर मंडल का केंद्र बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। आपका आंसर हो जाएगा, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग आपको बता दूं कि 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन है 5 साल, 6 साल, 5 साल या 60 साल की उम्र तक, 6 साल या 65 साल की उम्र तक। आपका आंसर हो जाएगा 6 साल या 65 साल की उम्र तक। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन भत्ते आदि समान है और इन्हें
वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। जो भी पहले आए तथा उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए वर्णित अनुच्छेद 354 के 5वें खंड में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर। बताइए कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा BN राव। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष बने थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और उसी दिन संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया सर BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लेखक कौन था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, गोर्की और तुर्गनेव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल 1867 के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। उल्लेखनीय है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स की संयुक्त रचना है। कार्ल मार्क्स आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद तथा अधिकांश समाजवादी विचारधाराओं के सर्वमान्य जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बता दूं कि बेस्ट कंटेंट है। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप इस क्लास को अगर आपके 10 दिन 20 दिन 1 महीने बचा है तो आप कंटिन्यू हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। हर क्षेत्र से प्रश्न डाले जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो यहीं से प्रश्न आएगा। तो चलिए, आपका ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। देख सकते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कंबोडिया के खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है। अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। बताइए। तो बता दूं कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? SN राव, PC राय, JC बोस, PC महालनोबिस। तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार SN किसने किया था? तो इसका आविष्कार JC बोस ने किया था। किसने किया था? JC बोस ने। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, कह रहा है कि ब्लड कैंसर को ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया?
ऑप्शन है 1916 में लखनऊ सत्र, 1924 में बेलगाम सत्र, 1929 में लाहौर सत्र और 1931 में कराची सत्र। किस में किया गया? तो यह किया गया 1929 में लाहौर सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ड्रेसर, एडवर्ड जेनर। तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन है 5 साल, 6 साल, 5 साल या 60 साल की उम्र तक, 6 साल या 65 साल की उम्र तक। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 साल या 65 साल की उम्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और दल का अध्यक्ष। तो ये क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यह किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 29 जनवरी 1950 को। आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन है 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला? तो किस आंदोलन को मिला था दोनों का समर्थन? ऑप्शन है आपका चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग आंदोलन 1920-22 में हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। इस संदर्भ में एचिंसन की टिप्पणी उल्लेखनीय है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा है जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ऑप्शन है 1856, 1857, 1854, 1853। आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? 1853। अगला प्रश्न है आपका सौर प्रणाली की खोज किसने की? ऑप्शन है गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर। ये रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन। आपका आंसर हो जाएगा क्या? कोपरनिकस। अगला प्रश्न, भारतीय परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिला में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान के जैसलमेर जिला में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे कौन? बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का इसमें से कौन सा नृत्य है? ऑप्शन है आपका कथकली, भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो आपको बता दें कि कथकली केरल का है। किसका है? उसके बाद आपका भारतनाट्यम, कथक उत्तर भारत का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा
आंध्र प्रदेश का। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब 20 जो इम्पोर्टेंट नोट्स 20 देखेंगे, यानी टोटल हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस क्लास में। डेली रिवीजन होगा आपका। अगर आपको सही लगा हो, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास था क्वेश्चन का, तो हमने थोड़ा क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा टाइम सही से नहीं मिला पाए। अगले दिन से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पूरे इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलेगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट नोट्स को देखते हैं। हमारा यह क्लास लेने का एक ही लक्ष्य है, आप जितने भी कंपटीशन के अभ्यर्थी हैं उन्हें एक ही क्लास में सभी सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन करवाना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अलग अलग क्लासेज करते हैं तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपका इतना सारा डाटा हो जाता है कि आप एक डाटा को याद करते, दूसरा डाटा क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। तो खासकर इसी के लिए मैं यह क्लास लेकर आता हूं, और मेरा इस क्लास का एक ही लक्ष्य है कि एक ही क्लास में जब सारे सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन होगा तो स्टूडेंट के दिमाग में जो उन्होंने पहले क्लास किया है, पढ़ा है, वह डेली अपडेट होता रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम जो देखने वाले हैं, देख सकते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल। अब देख सकते हैं यहाँ पे ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। ये सभी जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश में है, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट गोवा में है, हम्पी में स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है, पट्टादकल के स्मारक कर्नाटक में है, महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल उत्तराखंड में स्थित है। उसके अलावा देख सकते हैं कि सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है, कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, भारत की पर्वतीय रेल दार्जिलिंग रेलवे नीलगिरी कालका शिमला रेलवे यह पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा लाल किला परिसर दिल्ली में स्थित है, महाबोधि मंदिर परिसर बिहार के बोधगया में स्थित है। इसके अलावा आप देख सकते भीमबेटका पाषाण आश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में स्थित है, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित है, पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल न्यायपालिका। हम देखिए जो संसद में बैठते हैं कानून का निर्माण करते हैं कार्यपालिका, जितने मंत्री वगैरह होते हैं जो लागू करवाते हैं कानून को, और कार्यपालिका न्यायपालिका जो रक्षा करते हैं, जैसे कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो न्यायपालिका में आते हैं। राज्य सरकार भी इसी के समान होता है। आप देख लीजिए केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद के अंग, संसद के 3 अंग होता है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य व्यवस्थापिका विधानमंडल के अंग भी 3 होते हैं, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल। देख सकते हैं केंद्रीय कार्यपालिका के अंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य की कार्यकारी के अंग होता है राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी कार्य करने वाला जो अंग होता है केंद्र में राष्ट्रपति, 1 नंबर पे 2 नंबर पे प्रधानमंत्री, 3 नंबर पे आपका मंत्री परिषद होता है। राज्य की कार्यकारी अंग जो होता है पहले नंबर पे राज्यपाल, दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री, तीसरे नंबर पे क्या होता है मंत्री परिषद होता है। देख लीजिए अब नाम का पहले नंबर पर राष्ट्रपति राज्यपाल को रखा जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से
कौन होता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। उसी तरह आप न्यायपालिका में देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है, केंद्र स्तर पर उच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर जिला न्यायालय, जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, स्थानीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति देख सकते हैं, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अब हम आपको इस क्लास में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की जितनी इकाइयाँ हैं उसका जो कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निर्देशालय हैदराबाद में स्थित है। गुरु जल बोर्ड मुंबई में स्थित है। नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोरा में। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में स्थित है। इसके अलावा देख लीजिए तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा राजस्थान में है। मद्रास परमाणु विद्युत गृह कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह सूरत गुजरात में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में है। और कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह तिरुनेलवेली तमिलनाडु में क्या है? स्थित है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं आपको देख सकते हैं, भारत ने पहला स्वदेशी परीक्षण परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया था। उसके ठीक 24 साल बाद इसी परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा के नाम दिया गया। दूसरी बार 11 से 13 मई 1998 को पोखरण के कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिनके बाद भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। पूरी दुनिया में डंका बज गया। अमेरिका काफ़ी कार्रवाई करने की भी कोशिश की, लेकिन जब भारत एक बार परमाणु शक्ति बन गया फिर कौन आंख दिखा सकता है। हमने पिछले क्लास में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के प्रमुख दिवस को कंप्लीट कर लिया था और इस क्लास में मई, जून के दिवस को कंप्लीट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट दिवस है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसी को हमने शामिल किया है। देख सकते 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून का देख सकते 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 29 जून आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन। तो ये आप दोनों याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम फिर दूसरे रिवीजन करेंगे, यानी 15, 12, 13 तो आप एक दिन में आराम से याद कर ही सकते हैं। अब अक्सर जो बायोलॉजी का प्रश्न पूछते रहता है, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी देखने वाले हैं। देख लीजिए पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि गले में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? गले में स्थित होता है। उसके अलावा पीनियल ग्रंथि, यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। तो पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में होता है, पीनियल भी मस्तिष्क होता है। दोनों देखिए पौ से स्थित है। पैराथायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि थायराइड में धसी एवं गले में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? गले में। इसके अलावा देख सकते हैं थाइमस ग्रंथि, यह ग्रंथि पक्ष में यानी सीना में स्थित होता है। उसके अलावा एड्रीनल ग्रंथि, यह ग्रंथि उदर में, पेट में क्या होता है? स्थित। इस तरह से आज की क्लास में हमने सोशल साइंस के लगभग सभी सब्जेक्ट और साथ में बायोलॉजी के भी कुछ प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो लगभग आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दूं कि बस आप डेली इस क्लास को एक बार देखिए। आप आज, कल,
परसों 2 दिन 4 दिन में धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट होता जाएगा सारे प्रश्न। फिर आप आसानी से, आपको लगेगा नहीं कि हम रट रहे हैं और आपके दिमाग में याद भी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।